क्या आप खुद को उस तरह देख सकते हैं जैसे आप किसी दूसरों को देख रहे हो? अब एक और काम करें, अपनी वर्तमान अवस्था के बारे में सोचें। क्या आप इसे पहचान सकते हैं? आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? आप अपनी वर्तमान मानसिक अवस्था का वर्णन किस तरह करेंगे? अब एक पल के लिए इस बारे में सोचें कि आपका मस्तिष्क किस तरह काम कर रहा है। क्या ये फुर्तीला और चौकस है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका मस्तिष्क इस समय दो भागों में बटा हुआ है? एक तरफ तो आपका मस्तिष्क यह मानसिक अभ्यास कर रहा है और दूसरी तरफ यह मूल्यांकन कर रहा है कि इससे क्या सबक मिलेगा। आपने अभी जो किया है वो करने की योग्यता सिर्फ मनुष्यों में होती है, जानवरों में यह योग्यता नहीं होती। हम इसे आत्म जागरूकता या अपनी विचार प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता कहते हैं। इसी वजह से मनुष्य दुनिया की समस्त वस्तुओं का स्वामी है और पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। यही वजह है कि हम दूसरों के अनुभवों के साथ साथ अपने अनुभवों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। यही वजह है कि हम नई आदतें डाल सकते हैं और पुरानी आदतें छोड़ सकते हैं। सामाजिक दर्पण। मान लीजिए हमारे मन में अपनी सिर्फ वही छवि है जो सामाजिक दर्पण में दिखाई देती है, यानी वर्तमान सामाजिक पैटर्न तथा हमारे आसपास के लोगों के विचार, अनुभूतियों और पैटर्न से उत्पन्न होती है। अगर हम ऐसी छवि देखते हैं तो अपने बारे में हमारे विचार किसी मेले के विचित्र शीशों में दिखते प्रतिबिंब की तरह होंगे। तुम्हें कभी समय पर नहीं आते हो, तुम कभी चीज़ों को व्यवस्थित क्यों नहीं रख पाते, तुम्हें तो कलाकार होना चाहिए, तुम्हें घोड़े की तरह खाते हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जीत गए। यह बहुत आसान है, फिर भी तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? वर्तमान सामाजिक पैटर्न का प्रतिबिंब हमें बताता है कि हम काफ़ी हद तक कंडीशनिंग और परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। हालांकि हम कंडीशनिंग को अपने जीवन की प्रबल शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु अगर हम कहें कि हम सिर्फ इसी के द्वारा निर्धारित होते हैं और हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो हमारा नक्शा पूरी तरह अलग होगा। वास्तव में 3 सामाजिक नक्शे होते हैं। आनुवांशिक नियतवादी। आपके बाप दादाओं के कारण आप इस तरह के हैं, इसलिए आपका स्वभाव ऐसा है। आपके परदादाओं का गुस्सा तेज था और यह आपके भी डीएनए में आ गया। यह पीढ़ियों से चला आ रहा है और आपको यह विरासत में मिला है। इसके अलावा आप आयरलैंड के और गुस्सा आयरलैंड के लोगों के स्वभाव में होता है। मानसिक नियतवादी। आपके माता पिता के कारण आप इस तरह के, आपके पालन पोषण और बचपन के अनुभवों ने आपकी व्यक्तिगत प्रवृत्ति और चारित्रिक संरचना को आकार दिया, इसलिए आप किसी समूह के सामने खड़े होने में डरते हैं। आपके माता पिता ने आपको इस तरीके से पाला है, अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपराध बोध इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने दिल की गहराई में वो भावनात्मक प्रोग्रामिंग याद है। जब आप बहुत असुरक्षित, कोमल और निर्भर थे, आपको वो भावनात्मक दंड, अस्वीकृति तथा किसी अपने दिल की गहराई में वो भावनात्मक प्रोग्रामिंग याद है। जब आप बहुत असुरक्षित, कोमल और निर्भर थे, आपको वो भावनात्मक दंड, अस्वीकृति तथा किसी दूसरे के साथ हुई तुलना याद है जब आपने अपेक्षा के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। परिवेशीय नियतवादी। आप अपने बॉस के कारण या अपने जीवन साथी के कारण या अपने उद्यम किशोर पुत्र या अपनी आर्थिक स्थिति या फिर राष्ट्रीय नीतियों के कारण आपके परिवेश में मौजूद कोई व्यक्ति या वस्तु आपकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। प्रोएक्टिविटी की परिभाषा। मानव स्वभाव के मूलभूत सिद्धांत की अपनी खोज के दौरान फ्रैंकल ने खुद का एक सटीक नक्शा बनाया है। इस नक्शे के सहारे उन्होंने प्रोएक्टिविटी को उस आदत को विकसित करना शुरू किया जो किसी भी तरह के परिवेश में अति प्रभावकारी व्यक्ति की सबसे पहली और मूलभूत आदत है। प्रोएक्टिविटी अब मैनेजमेंट की पुस्तक में आम शब्द बन गया है, परंतु इसके बावजूद भी आपको अधिकांश शब्दकोश में नहीं मिलेगा। इसका अर्थ सिर्फ पहल करने में से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के रूप में हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियों का नहीं बल्कि हमारे निर्णयों का परिणाम। हम भावनाओं को जीवन मूल्य के अधीन रख सकते हैं। अपना मनचाहा परिणाम हासिल करने के लिए हमारे पास पहल करने की शक्ति और जिम्मेदारी भी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की योग्यता। अति प्रोएक्टिविटी व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पहचानते हैं। वे अपने व्यवहार के लिए परिस्थितियों, स्थितियों या कंडीशनिंग को दोष नहीं देते। उनकी भावनाओं पर आधारित परिस्थितियों का परिणाम होने के बजाय उनका व्यवहार उनके अपने सचेतन चुनाव का परिणाम है जो जीवन मूल्य पर आधारित होता है। इस तरह का चुनाव करते समय हम रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति अक्सर अपने भौतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वह अच्छा महसूस करते हैं, अगर मौसम अच्छा नहीं है तो इससे उनके नज़रिए और कार्यशक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपना मौसम अपने साथ लेकर चलते, चाहे बारिश हो या धूप, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जीवन मूल्य से संचालित होते हैं और अगर
गुणवत्तापूर्ण कार्य करना और उनका जीवन मूल्य है, तो वे इस बात से प्रभावित नहीं होता है कि मौसम उनके अनुकूल है या नहीं। रिएक्टिव व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश यानी सामाजिक मौसम से भी प्रभावित होते हैं। जब लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो अच्छा महसूस करते हैं, जब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वो सुरक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं। रिएक्टिव व्यक्ति दूसरों के व्यवहार के नींव पर अपना भावनात्मक जीवन बनाते हैं और दूसरों लोगों की कमजोरियों को खुद को नियंत्रण करने की अनुमति दे देते हैं। भाव व्यक्ति को जीवन मूल्यों के अधीन रखने की योग्यता प्रोएक्टिव व्यक्ति का सार है। रिएक्टिव व्यक्ति अपनी भावनाओं, परिस्थितियों, स्थितियों और परिवेश से संचालित होते हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने जीवन मूल्य द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें उन्होंने सावधानीपूर्वक विचार करके चुना है और अपने जीवन में अपनाया। प्रोएक्टिव व्यक्ति भी बाहरी उद्दीपना से प्रभावित होते हैं, चाहे वे शारीरिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक हो, परंतु उद्दीपन के प्रति उनकी चेतना या चेतन प्रतिक्रिया जीवन मूल्य पर आधारित चुनाव या प्रतिक्रिया का होता है। चिंता का वृत्त, प्रभाव का वृत्त। अपनी प्रोएक्टिविटी का सीमा के बारे में अधिक आत्म जागरूक बनने का एक और उत्कृष्ट तरीका इस बात पर ध्यान देना है कि हम अपने समय और ऊर्जा को कहाँ केंद्रित करते हैं। हम सबके पास बहुत सी चिंताएं होती हैं, हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे, ऑफिस की समस्याएं, देश का कर्ज, परमाणु युद्ध। चिंता का विरुद्ध बनकर हम उन चीज़ों से अलग कर सकते हैं जिनसे हमारा कोई विशेष मानसिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। चिंता का वृत्त, प्रभाव का वृत्त। जब हम अपने चिंता के वृत्त के अंदर की चीज़ों को देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है और बाकी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। इन बाद वाली चीज़ों को पहचान कर हम उन्हें प्रभाव के छोटे वृत्त में रख सकते हैं। इन दो वृत्तों में से किसी पर हमारा अधिकांश समय और ऊर्जा केंद्रित होता है। यह तय करके हम जान सकते हैं कि हम किस हद तक प्रोएक्टिव हैं। चिंता का वृत्त, प्रभाव का वृत्त। प्रोएक्टिविटी फोकस। सकारात्मक ऊर्जा प्रभाव के वृत्त को बड़ा बना देती हैं। प्रोएक्टिव व्यक्ति अपने प्रयास को प्रभाव के वृत्त पर केंद्रित करते हैं। वे उन चीज़ों पर काम करते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं। उनकी ऊर्जा की प्रकृति सकारात्मक, व्यापक, बनाने वाली, विस्तार करने वाली होती है। परिणाम स्वरूप उनके स्वभाव का वृत्त बड़ा हो जाता है। दूसरी ओर रिएक्टिव व्यक्ति अपने प्रयासों को चिंता के वृत्त पर केंद्रित करते हैं। वे दूसरों की कमजोरियां, अपने परिवेश की समस्याओं को तथा उन परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि उनका नज़रिया दूसरों को दोष देने या आरोप लगाने का होता है। उनकी भाषा रिएक्टिव होता है और वे सताए जाने की शिकायत करते रहते हैं। इस फोकस की वजह से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा इस वजह से वे उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनके बारे में वो कुछ कर सकते हैं। इन दोनों वजहों से उनके प्रभाव का वृत्त छोटा हो जाता है। चिंता का वृत्त, प्रभाव का वृत्त। नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव के वृत्त को छोटा बना देती है। जब तक हम अपने चिंता के वृत्त में काम कर रहे हैं तब तक हम इसके भीतर की चीज़ों को खुद को नियंत्रित करने की शक्ति दे रहे हैं। हम सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रोएक्टिव पहल नहीं कर रहे हैं। पहले मैंने आपको अपने पुत्र की कहानी बताई थी जिसे स्कूल में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसकी स्पष्ट कमजोरियां तथा उसके प्रति दूसरों के व्यवहार को लेकर और सेंडा बहुत चिंतित थी, परंतु ये चीज़ें हमारी चिंता के बीच में थी। जब तक हमने अपने प्रयासों को इन चीज़ों पर केंद्रित किया, जब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। इससे सिर्फ हमारी अक्षमता तथा लाचारी की भावनाएं बढ़ी और हमारा पुत्र हम पर अधिक निर्भर होता गया। जब हमने अपने प्रभाव के वृत्त पर काम किया, जब हमने अपने परिणाम पर अपना ध्यान केंद्रित किया, तब कहीं जाकर वह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने हमें बदल दिया और अंततः हमारे पुत्र को भी प्रभावित किया। परिस्थितियों के बारे में चिंता करने के बजाय खुद पर काम करके हम परिस्थितियों को प्रभावित करने में सफल हुए। पद, दौलत, भूमिका या संबंधों के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें किसी व्यक्ति के प्रभाव का वृत्त उसकी चिंता के वृत्त से ज़्यादा बड़ा होता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण और शून्य नियंत्रण। हम जिन समस्याओं का सामना करते हुए इन तीन क्षेत्रों में से किसी एक में आती है। प्रत्यक्ष नियंत्रण वे समस्या जिनका संबंध हमारे अपने व्यवहार से होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण वे समस्या जिनका संबंध दूसरों के व्यवहार से होता है। या शून्य नियंत्रण वे समस्या जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे अतीत या स्थिति विशेष की वास्तविकता। प्रोएक्टिव
दृष्टिकोण इन 3 प्रकार की समस्याओं के समाधान की दिशा में पहला कदम हमारे वर्तमान प्रभाव के विरुद्ध में रखता है। प्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्या हमारी आदतों पर काम करने से सुलझती है। यह स्पष्ट रूप से हमारे प्रभाव के विरुद्ध में होती है। यह पहले, दूसरी और तीसरी आदत की व्यक्तिगत विजय होती है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण की समस्या हमारे प्रभाव की विधियों को बदलकर सुलझाई जाती है। चौथी, पांचवी और छठी आदतों के सार्वजनिक विजय होती है। मैंने मानवीय प्रभाव के 30 अलग अलग विधियों को व्यक्तिगत रूप से पहचाना है। ये विधियाँ एक दूसरे से उतनी भिन्न होती हैं जितनी की प्रानुभूति संघर्ष से या उदाहरण प्रस्तुत करना किसी को समझाने से। अधिकांश लोगों के पास इनमें से सिर्फ 3-4 विधियाँ ही होती है जो सामान्यतः तर्क से शुरू होता है, और अगर यह विधियाँ काम नहीं करती तो वे युद्ध करने या पलायन करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह विचार बहुत राहत देता है कि मैं मानवीय प्रभाव को नई विधियाँ सीख सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं पुरानी अप्रभावकारी विधियों को लगातार प्रयोग करके किसी दूसरे के सुधारने की कोशिश करता रहूँ। शून्य नियंत्रण की समस्याओं के बारे में यह शामिल होता है कि हम अपने चेहरे के निचले हिस्से को लकीर के बारे में जिम्मेदारी ले। इसका अर्थ यह है कि भले ही हम इन समस्याओं को पसंद न करते हो, परंतु इसके बावजूद हम मुस्कुराते हैं, इन समस्याओं को शांति से स्वीकार करते हैं और इनके साथ जीना सीखते हैं। इस तरह हम इन समस्याओं को स्वयं को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं देते। हम उस भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हैं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की प्रार्थना को झलकती है। इस बार जिन चीज़ों को बदला जा सकता है और बदला जाना चाहिए, मुझे उन्हें बदलने का साहस दो। जिन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता, उन्हें स्वीकार करने की शांति दो और उन दोनों के अंतर को पहचानने की बुद्धि दो। चाहे समस्या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या शून्य नियंत्रण की हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना हमारे हाथ में होता है। यह हमारे प्रभाव के विरुद्ध में होता है कि हम अपनी आदत को बदल ले, अपने प्रभाव की विधियों को बदल ले और उस तरीके को भी बदल ले जिससे हम शून्य नियंत्रण की समस्याओं को देखते हैं।